वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग ऑपरेटर के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे जहां से कि हमारा क्या हो रहा होगा और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहा होगा। ये सारे इंटरव्यू के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके हम क्या कर पा रहे होंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा बिल्ड कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसके बाद और भी अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कुछ अच्छे बुक्स से लिए हुए हैं, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में आए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो प्रिडिक्ट द आउटपुट टाइप के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनल ऑपरेटर पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसको कि हम सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से रिकैप अगर करें रिलेशनल ऑपरेटर में, तो क्या ये डिनोट क्या कर रहा होता है, रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। हमारे पास ऑपरेंड्स होंगे, टू ऑपरेंड्स। जैसे ही आपको यहाँ देखने मिल रहा है टू ऑपरेंड्स, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये भी पता चलना चाहिए। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ये क्या बता रहा होगा, रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स सॉरी। और उसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लाइक हम क्या लिखते हैं, 5 ग्रेटर देन 6। अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये हम ऐसे लिख रहे होते हैं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। 6 ग्रेटर देन 5, 3 लेस देन 4। तो ये सब क्या है हमारा, ये ग्रेटर देन है, ये हमारा लेसर देन है। इसको पढ़ रहे होते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इधर ग्रेटर देन का कंडीशन ट्रू हो और इक्वल टू का कंडीशन फॉल्स हो, इसमें से। या फिर अगर हम ऐसे लिख रहे होते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये क्या बताता है, इधर हमको इस वाले कंडीशन को चेक करना है या फिर इस वाले कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, यहाँ पर भी कंडीशन हमारा क्या होता है, ट्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारे हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो और ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जब भी देता है रिलेशनल ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी रिजल्ट देगा, ये क्या देगा, आइदर ट्रू देगा। ट्रू दैट मींस 1। अगर हमारे पास आउटपुट में 1 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है, हमारे पास आउटपुट ट्रू। और 0 आ रहा है, इसका मतलब फॉल्स। ओके, तो हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, उससे हमें क्या हो रहा होगा, पता हो रहा होगा, इसके बारे में कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियरिटी आ रहा होगा कि कैसे ये आउटपुट दे रहा होता है हमें। ठीक है, तो हम रफ वर्क के लिए इधर के कॉन्सेप्ट्स को इरेज कर सकते हैं। ये जब भी आपको ऑपरेटर्स के बारे में आए तो आप इस तरह लिख के आना है, रिलेशनल ऑपरेटर लिखना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है, कुछ एग्जांपल्स देना है, उसके बारे में बताना कि किस तरह से आउटपुट देता है। तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन बेटर दिखेगा आपके कॉपी का। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ये कहा क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लाइन बाय लाइन इसको रीड करना है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्ट आउटपुट। हमको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है आउटपुट से विदाउट रन किए कोड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, इंट में। ये तो हमारा ड्राइवर फंक्शन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा वो, यानी कि हमारे अंदर जो भी कोड लिख रहे हैं वो ड्राइव करना शुरू करेगा। इंट ए, दैट मीन्स ए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा, ए नाम का एक डब्बा बना होगा, इसमें अभी कुछ भी क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा। सपोज जी गार्बेज वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 2। कहता है कि ए में स्टोर करो। यहां पर क्या है, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 8 ग्रेटर देन 10। ये क्या है, कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। ऑफ कोर्स ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, जीरो। ये रिजल्ट क्या हमें प्रोवाइड करेगा, 0 और 1। अभी बताया था ट्रू और फॉल्स। लाइक फॉल्स है तो ये क्या करेगा, हमें 0 रिटर्न करेगा। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट से हमें क्या हो गया, 0 रिटर्न हो गया। और अब क्या होगा, ये 0 क्या हो जाएगा, ए में आकर असाइन हो जाएगा। तो ये 0 ए में अब जी कट करके आ जाएगा 0। दैट मीन्स अब अगर यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट है परसेंटाइल डी और ए, मतलब कह रहा है परसेंटाइल डी, ए का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करो। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो इस सिचुएशन में हमारे पास अगर देखा जाए तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा होगा, दैट इज आउटपुट 0। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग रोक के जिसको ट्राई करना वो ट्राई भी कर सकते हैं। यहां पर सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो अगर यहां पर क्या कह रहा है, इंट ए इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ए नाम का एक बॉक्स बना, उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, लेकिन हम असाइन अब क्या कर दिए 10। तो वो गार्बेज कट कर अब क्या आ जाएगा इसमें 10। जैसे हम बी क्रिएट किए, बी नाम का बॉक्स बना, इसमें भी कुछ गार्बेज वैल्यू था, लेकिन ए हम यहाँ बी का वैल्यू 10 असाइन कर दिए, तो दैट इज 10। एंड सी, सी नाम का एक बॉक्स है जिसमें कि अभी कुछ भी असाइन नहीं किया, दैट इज गार्बेज वैल्यू, सपोज जी। अब क्या कह रहा है, C इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी।
अब यहां पर क्या है, C इज इक्वल टू, स्टेटमेंट रन हुआ C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, मतलब क्या कर रहा है, C में असाइन करो A इक्वल टू B, ठीक। लेकिन ये हमारा इक्वल टू नहीं है, ये क्या हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये जब असाइनमेंट ऑपरेटर है तो यहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट आएगा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। अगर आप याद कर पाए, हमने जो लास्ट क्लास में चार्ट भी प्रोवाइड कराया है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का, उसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका जो प्रेसिडेंस होता है, सॉरी एसोसिएटिविटी होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। यहाँ पर क्या हमारा ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। तो मतलब क्या हुआ इसका, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, हमारा जो भी काम होते चलेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर जहां तक रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट, इस वाले ने इसको असाइन किया वैल्यू, फिर इस वाले ने इसको असाइन किया वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा होगा, तो यहां पर अभी क्या हुआ होगा, लाइक इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू क्या है, ए का कुछ भी काम नहीं होगा, बी का वैल्यू क्या है 10, तो बी के जगह पर 10 आएगा, और इस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस a में असाइन होगा। नाउ a अब क्या हो गया 10, और फिर इस 10 क्या हो, ये 10 क्या हो जाएगा, दैट इज a का वैल्यू c को असाइन होगा, और c भी अब क्या हो जाएगा 10। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंट अप परसेंटाइल डी सी, तो अब क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो गया 10, तो हमारे c में क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर एक्चुअली हम कहीं पर भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं किया, सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसीलिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आंसर नहीं आ रहा है। वो कब देगा, ट्रू और फॉल्स सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर में देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे सेम क्वेश्चन टाइप का है, बट यहाँ पर हम क्या किया, सिर्फ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12, यहाँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, दोनों सेम था, बट यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 12 डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा होगा, जस्ट देखते हैं इसको। यहाँ पर सिमिलर मैनर में a का वैल्यू 10, b का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें 12, एमसी में अभी क्या है, कुछ नहीं, तो गार्बेज वैल्यू, गॉट इट। अब क्या हो रहा है, C इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, ये स्टेटमेंट चला, C इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, गॉट इट। अब यहां पर क्या हुआ, इसका वैल्यू असाइन होना शुरू हो जाएगा इसमें, लाइक B का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा, B का वैल्यू क्या, ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट काम करना शुरू करेगा, ठीक। इसका एसोसिएटिविटी तो यही है कि क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट काम करेगा, तो राइट टू इधर से क्या करेगा, एक दूसरे में असाइन करते हैं। अगर इधर और 4-5 हमारे पास ऑपरेटर होते, 4-5 और भी वेरिएबल्स होते, तो ये क्या करता है, ऐसे करके, यानी कि राइट टू लेफ्ट इसको असाइन करते हुए वैल्यू आता। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे बी का वैल्यू क्या है 12, तो बी का वैल्यू अगर 12 है तो ये 12 क्या हो जाएगा, इसमें यहां पर इसको 12, अब ए को क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 असाइन हो जाएगा, और फिर ये a का वैल्यू क्या है 12, दैट इज c को असाइन हो जाएगा, c का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 12। तो यहां पर क्या हो जाएगा, c गार्बेज वैल्यू से हटकर यहां पर क्या आ जाएगा 12। इस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट क्या था 10, इस सिचुएशन में आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा 12। यहीं पर थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग इस चीज को बनाए, अगर हमारे पास स्टेटमेंट ऐसा ना लिखकर इस तरह कुछ होता, c इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, तो क्या हो रहा होता, यहां पर अब आप लोग सोच पा रहे होंगे क्या हो रहा होगा, a का वैल्यू क्या है इनिशियली 12, तो ये सॉरी a का वैल्यू इनिशियली क्या है 10, तो ये 10 क्या होता, फिर इस b को असाइन हो जाता, b का वैल्यू क्या है अभी 12 है, तो जैसे ये क्या हो गया, इसको 10 असाइन हुआ, तो ये कट कर क्या हो जाएगा 10, यहां भी कट कर उस टाइम 12 हो रहा होता है a के जगह पर, गॉट इट। और ये 10 फिर क्या हो जाएगा, इस c को असाइन हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा c का वैल्यू 10। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहा था c इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होता 10। लेकिन अगर अभी के अकॉर्डिंग देखें क्या लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, b का वैल्यू असाइन होते हुए जाएगा, दैट इज 12। अगर a इधर रहता तो a का वैल्यू असाइन होते हुए जाएगा, दैट इज 10, गॉट इट। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, इसमें इक्वल टू ऑपरेटर, दैट इज हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। ये कैसे काम करेगा इसको देखते हैं। ना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 10, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 10, एंड c में भी क्या है, गार्बेज वैल्यू है, गॉट इट। अब ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू a इक्वल टू b। अगर आप प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, इसका क्या है, प्रेसिडेंस पहले होता है,
फिर इसका काम होता है। दैट मीन्स पहले हमको इसका काम करना पड़ेगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, ये दोनों का, इस दोनों का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा a इक्वल टू बी। ए का वैल्यू क्या है 10 और बी का वैल्यू क्या है 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू है, 10 इक्वल टू 10। ये अगर ट्रू है तो ये क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर ये क्या रिटर्न करता है, आइदर 0 और 1। तो ये क्या करेगा, हमें अभी 1 रिटर्न कर रहा होगा, और ये 1 क्या होगा, अब इस सी को असाइन हो जाएगा। अब ये 1 क्या होगा, इस सी को असाइन हो जाएगा, और सी में क्या स्टोर हो जाएगा 1। ठीक, तो यहां पर अगर इस स्टेटमेंट में देखें परसेंटाइल डीसी, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, हमारे पास आउटपुट सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, आउटपुट 1। और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। जस्ट इसको इरेज करने के बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, और वहां से और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा होगा। तो हमें पता चल रहा होगा और भी अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर काम कर रहा होता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर क्या है हमारा इंट मैन, दैट इज यहाँ पर हमें कैसे करना होता है प्रिडिक्ट द आउटपुट को, वो भी ध्यान में सीखते जाना है साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पढ़ना है कि ये ड्राइवर फंक्शन है हमारा, करली ब्रैकेट। कई बार क्या आता है, एक कोड लिख देगा, पूरा परफेक्ट कोड देगा, उसमें कहेगा एरर फाइंड करने के लिए। तो कई पर ऐसा होता है कि इंट मैन के बगल में पैरेंथेसिस छूट गया, या फिर यहाँ पर इंट ही यानी कि वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने भूल गया, यानी कि आइडेंटिफायर बताने भूल गया, डाटा टाइप्स बताने भूल गया। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर लाइक हम बी तो यूज कर रहे हैं, बट बी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किए हैं, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर नहीं किए हैं। ये सारे क्या होता है, हमारे पास एरर्स आते हैं, तो वहां पर एरर भी फाइंड करने के लिए आ रहा होता है। तो यहाँ पर जब साथ साथ पढ़ते हुए जाएंगे तो हमें क्लियरिटी आ रहा होगा कि हम कैसे कैसे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस शुरू हुआ, पैरेंथेसिस में करली ब्रैकेट शुरू हुआ। अब यहाँ पर क्या है, ए नाम का एक वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, सी नाम का वेरिएबल है, एंड डी नाम का वेरिएबल है। ए में वैल्यू, अभी सब में क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा। ए में भी क्या है 10 स्टोर है, बी में भी 10 स्टोर है, सी में भी 10 स्टोर है, एंड डी में अभी कुछ फंक्शन अप्लाई करना है, उसके बाद काम करना। सॉरी, इस स्टेटमेंट को इरेज करते हैं। ठीक है, डी में क्या है, कुछ हमें फंक्शंस का करना है, उसके बाद इसमें कुछ स्टोर। तो अभी क्या है, डी में गार्बेज वैल्यू है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं डी में क्या हो जाएगा। यहां पर इस स्टेटमेंट को अगर रन करें तो क्या हो रहा होगा, हमारे पास डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब असाइनमेंट ऑपरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें रिलेशनल ऑपरेटर का काम करना होगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर का काम करते हैं। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 इक्वल टू 10, और फिर यहां पर क्या है इक्वल टू 10। तो ये कैसे काम कर रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, ये इस दोनों को कंपेयर करेगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास आउटपुट क्या देता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये आउटपुट हमारे पास क्या देगा 1। अब क्या होगा, ये 10 और ये 10 कंपेयर, ये 10 और ये 10 कंपेयर नहीं होगा। अब क्या होगा, ये 1 और ये 10 कंपेयर होगा, क्योंकि यहां से हमारे पास आउटपुट क्या मिल चुका है 1। उसके बाद ये दोनों क्या होगा, अब ये दोनों कंपेयर होगा। गॉट इट, अब 1 और 10 कंपेयर होगा। क्या 1 और 10 इक्वल टू है, दैट मीन्स कि इसका सिचुएशन पूरे इरेज होकर क्या हो जाएगा, यहां पर सिर्फ 1। मतलब कि अगर यहां पर ये वाला स्टेटमेंट चला, इसके बाद हमारे पास नया जो प्रॉब्लम आएगा क्या आएगा, 1 इक्वल टू 10 है। अगर यहां पर अब इस दोनों को कंपेयर करेगा, ये समझने की बात है कि यहां पर कैसे काम कर रहा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 वैल्यू, इसका वैल्यू यहां पर हमारे पास 1 हो गया, उसके बाद इक्वल टू 10, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 10। ये क्या है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 0। तो इस सिचुएशन में अगर इस क्वेश्चन का आउटपुट देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा 0, क्योंकि परसेंटाइल डी। अब डी में क्या हो जाएगा, यहां से हमारा वैल्यू यहां से क्या आ गया, फाइंड होकर 0 आ गया। तो ये 0 क्या होगा, डी में असाइन होगा, और डी को प्रिंट कराना है तो डी 0, तो आउटपुट क्या होगा हमारे पास 0। इस क्वेश्चन को कर देखें, यहां पर सिमिलर मैनर में सब कुछ है। ए का वैल्यू 10, यहां पर अगर देखा जाए ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स क्रिएट हुआ है। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, बी का वैल्यू 8, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 8, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास कुछ करना है, डी का भी कुछ करना है, सी डी अभी डिफाइन नहीं है, तो दैट मीन सी में भी कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, और डी में भी क्या है कुछ गार्बेज वैल्यू है। ठीक, अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। डी के लिए देखें तो डी के लिए कह रहा है कि डी में क्या करना है हमें, डी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी।
दैट मीन्स डी में वैल्यू असाइन करो किसका, ए इक्वल टू बी। ये जो हमारे पास आउटपुट आएगा इसका वैल्यू क्या करो, डी में असाइन करो, हमें वो प्रिंट कराओ या प्रिंट कराना है डी और सी को। ठीक है, तो डी के लिए देखते हैं, ए इक्वल टू बी, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 इक्वल टू बी 8। क्या ये दोनों ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसका वैल्यू मतलब क्या है, हमारे पास जीरो आएगा, और ये जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास डी में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू कट कर क्या हो जाएगा, डी में वैल्यू जीरो आ गया। देन में हम यहां लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास अभी आउटपुट क्या आ रहा होगा, जीरो। फिर अगर सी के लिए चेक करें, सी के लिए अगर चेक करें यहीं पर सी क्या कर रहा है, सी इज इक्वल टू ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये क्या कह रहा है, सी में वैल्यू असाइन करो इस स्टेटमेंट का। तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 डज नॉट इक्वल टू 8। कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 10 8 के इक्वल नहीं है। ये अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या रिटर्न करके देगा हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास रिटर्न क्या हो रहा होगा 1, और ये 1 क्या आ जाएगा हमारे पास सी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सी में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और अब क्या करना है, इसको जस्ट प्रिंट करना है, पहले डी को फिर सी को। तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, पहले डी प्रिंट होगा उसके बाद सी प्रिंट आएगा, क्योंकि कोई बैकस्लैश यूज किए नहीं है तो नेक्स्ट लाइन आएगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो आएगा, फिर उसके बाद 1। तो जीरो किसके लिए आ रहा होगा, डी के लिए, और 1 आ रहा होगा सी के लिए। ठीक है, आई होप ये दोनों अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कुछ वहां से भी नया चीज सीख रहे होंगे। इसको अगर सोल्व करके देखें, यहां पर क्या कह रहा है, ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल यहां पर भी है, ए बी सी डी। आपको भी जस्ट इसी तरह करना है कि हमारे पास 4 वेरिएबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बॉक्सेस बनाना है, फिर वैल्यू देखना है। ए इज इक्वल टू 10, तो ए में 10 असाइन है, बी में 10 असाइन है, सी में 1 है, और डी में क्या है अभी कुछ नहीं है, दैट मीन्स गार्बेज वैल्यू है। ठीक, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश करना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, डी में कुछ असाइन होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या होगा, डी में असाइन होगा। ठीक है, तो डी को हम कैलकुलेट करने का ट्राई करें। तो आई होप इसको इरेज करें। तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी में असाइन होगा क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो डी में असाइन होगा, आइदर 0 और 1 आएगा, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है, सॉरी ये हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा, आइदर 0 और 1 आउटपुट आएगा, और 0 और 1 डी में स्टोर होगा। इसको अगर सोल्व करें तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 10 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 1। इसको हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उससे ये कंपेयर होगा। ठीक है, तो 10 इक्वल टू 10, यहां से क्या हमारे पास आउटपुट आएगा 1, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, यहां से हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। फिर कंपेयर क्या होगा 1 इक्वल टू ये, इससे ये क्या होगा यहाँ पर कंपेयर होगा ये 1। तो दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 1। तो इस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट डी में क्या हो जाएगा स्टोर, यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या आ गया 1, और ये 1 क्या होगा डी में स्टोर हो जाएगा, दैट इज 1। और प्रिंटफ यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में क्या दिख रहा होगा 1। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर देखें, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको भी देखते हैं। ए बी सी डी, यहां पर भी 4 बॉक्सेस हमारे पास होंगे, ए बी सी एंड डी। ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहां पर क्या है, एबीसीडी 4 वेरिएबल्स है, उसमें क्या करना है, ए का वैल्यू 15, ए में 15 असाइन है, बी में 10 असाइन है, सी में 9 असाइन है, एंड डी में क्या है अभी कुछ नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू अभी असाइन। गॉट इट, डी में कुछ वैल्यू असाइन होगा, कैसे, इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनल ऑपरेटर का काम करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ ए लेस देन सी इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। ओके, इसको सोल्व करते हैं। ए बी का वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 15, लेस देन सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 9, इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 9, ग्रेटर देन बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 10। यहां पर देखना है क्या 15 लेस देन 9 है, कंडीशन यहां क्या आ रहा है फॉल्स, दैट मीन्स 0। कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब यहां से हमारे पास आउटपुट जो आएगा इसका मतलब क्या है 0 आएगा। फिर 9 ग्रेटर देन 10, ये भी क्या है कंडीशन फॉल्स है, यहां से भी क्या आएगा हमारे पास आउटपुट 0। लेकिन अब क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कंपेयर करेगा क्या ये दोनों इक्वल है,
हाँ, 0 और 0 इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से फिर हमारे पास क्या आउटपुट आएगा 1। तो ये 1 क्या होगा, अब हमारे पास ये क्या है, डी इक्वल टू होगा आई थिंक, तो ये 1 क्या होगा, अब इस डी में असाइन होगा और डी में क्या आ जाएगा 1 आकर स्टोर होगा। ठीक है, और यहां पर आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा होगा 1। ठीक है, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। ये सारे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको बेसिकली कहीं जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन हम करा रहे हैं तो आपको क्या है सीखना चाहिए कि ये हम समझे कि कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चंस और दूसरे अब ऑपरेटर पर करते हैं, इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वहां से भी और ज्यादा कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो ये क्या है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, ये इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1, मतलब कि ये क्या करेगा, कोई वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, क्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्या इसमें पॉइंट है कि कांट यूज विद कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, लाइक अगर हम 4 प्लस प्लस कर लें, 8 प्लस प्लस कर लें, तो ये क्या हमारे पास वैलिड नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, लाइक ए डिक्लेयर करेंगे, फिर ए प्लस प्लस। अगर हमको 10 में इंक्रीमेंट करना है 1 से, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद 10 वैल्यू। ए को हम 10 से डिक्लेयर कर लेंगे, फिर ए में प्लस प्लस, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते 10 प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या देगा हमारे पास, एरर प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि हम कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। ये हमारे पास यही नियम ही होता है, कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम कांस्टेंट को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। सॉरी, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऑफकोर्स एक वेरिएबल्स के साथ, एक ऑपरेंड के साथ हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। गॉट इट, तो ये हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए। तो ये हम क्या करते हैं, एक ही ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ये हमारे पास क्या है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस भी क्या होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, दो दो पार्ट में बटा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। लाइक अगर ए के बाद हम प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस ए कर रही है प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब यही होगा जो कि इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 सिमिलर एज ए प्लस प्लस। इसका भी मतलब यही हुआ कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अभी डिफरेंस हम पता कर रहे होंगे कि इस दोनों में अंतर क्या है, जब दोनों काम सेम ही कर रहा है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि एक से इंक्रीमेंट कर देगा। सिमिलर मैनर में ये क्या करेगा, एक से डिक्रीमेंट कर देगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस 1। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। दोनों का मतलब ये कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देना है, हम ये नहीं कर सकते अगर हम कहीं पर ए प्लस प्लस लिखें, इसका मतलब अगर आप हमारे पास ए प्लस 1 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं करना कि ए प्लस 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 कर दे, तो इसका मतलब ए प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि दो बार कर दे। खासकर सी प्लस प्लस में ये तो, सॉरी, सी में ये नहीं होगा, सी प्लस प्लस में वैलिड होता है। हम ये क्या करते हैं, सी में ये यूज नहीं कर सकते, दो बारी दो ऑपरेटर को साथ में ऐड नहीं कर सकते दो से इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि हम एक साथ मल्टीपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ये तो हमारा बेसिक्स था, बेसिक्स आता है कि कैसे काम करता है। इसको और अच्छे से डीप नॉलेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा क्या है यहाँ पर, इंट मेन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा, ए नाम का एक डब्बा बना, उसमें 10 स्टोर हुआ। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करना है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आप चार्ट में देख सकते हैं, पहले इसका काम करना होता है। तो ए प्लस 1, तो 10 प्लस 1 दैट इज 11। ये 11 क्या होगा, इस ए में असाइन होगा, और यहां से क्या होगा 10 हटकर यहाँ पर 11 आ जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो गया, अब 11 परसेंटाइल डी ए। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 11। ठीक, 1 से इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यहाँ पर यहां भी सेम काम कर रहे होंगे हम। ए इज इक्वल टू 10, ए का वैल्यू 10 है। ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, एक से इंक्रीमेंट कर दो। जैसे देखा ए प्लस प्लस, तो ए में क्या करेगा, प्लस प्लस, और इसको इंक्रीमेंट करके 11 किया, 11 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट है परसेंटाइल डी ए, परसेंटाइल डी ए। यहाँ पर ए को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, 11। नेक्स्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, ए का वैल्यू 10 प्लस प्लस ए। तो ये क्या कहते हैं, जैसे देखा प्लस प्लस ए,
तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले यहाँ पर क्या हुआ, ए का वैल्यू जो है, पहले ए का वैल्यू यूज हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद ए में अपडेट होगा। तो पहले जस्ट 11, अभी तो आउटपुट सेम ही आएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो वहां से और क्लियरिटी आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ भी 11 हो जाएगा, परसेंटाइल डी ए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आउटपुट 11। अब ये दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा भी ना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी क्या आएगा दोनों, इसका मतलब भी तो यही है कि ए से 1 से इंक्रीमेंट करो, 1 से इंक्रीमेंट करो, 1 से इंक्रीमेंट करो, जब तीनों का मतलब सेम ही है, आउटपुट भी सेम ही आना चाहिए, और हमारे पास आउटपुट सेम आ ही रहा है, 11 11 11। इस दोनों में अच्छे से क्लैरिटी पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, वहां से पता चल रहा हो क्या डिफरेंस आ रहा होता है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में। हम बेसिकली जनरली क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट के साथ कर रहे हैं, आप डिक्रीमेंट पर सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम काम करेगा, जहां जैसे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करता है, सिमिलर मैनर में प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम जनरली एग्जांपल ले रहे होंगे इंक्रीमेंट का, आप डिक्रीमेंट का सेम एग्जांपल लेकर सेम तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, तो देखते हैं अब अच्छे सारे क्वेश्चंस जो हमने लिख रखा है इसको सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल रहा होगा। इसके पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपको बताना चाहते हैं। अगर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहे, ठीक है, और उसमें अगर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज हो रहा हो, और उसमें क्या है कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज हुआ है, तो उसको कैसे सोल्व कर रहे होता है, तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी लिख रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, हमें प्री इंक्रीमेंट करना होता है, ठीक, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना होता है जो भी उसके अंदर है, उसके बाद क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उसके बाद असाइन करेंगे वैल्यू को, उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट पर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबका यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं, वो देखने के लिए मिलेगा। हम एक 1 बाय 1 क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू, एक क्या है, ए नाम का एक डब्बा बना, उसमें क्या है 10 असाइन है, बी नाम का डब्बा बना, उसमें अभी कुछ नहीं, गार्बेज वैल्यू असाइन है, ठीक। बी में क्या कह रहा है, प्लस प्लस ए करो, ठीक है। यहां ध्यान देना है, पहले क्या करना, अगर वहां पर भी अभी देखें, पहले क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इंक्रीमेंट करो, बी का वैल्यू क्या करो, इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी, ए में प्री इंक्रीमेंट है, ए का वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए से बढ़कर 11 हो जाएगा। और इस 11 को क्या करो अब यहाँ पर, अब उसके बाद क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर दो ए का वैल्यू, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हुआ, ए का वैल्यू क्या होगा 11, इस बी में क्या कर दो, असाइन कर दो, बी में क्या हो जाएगा 11। अब हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं परसेंटाइल डी ए को, ए का वैल्यू अगर हम प्रिंट करा रहे हैं, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 11, सिमिलर मैनर में बी का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो बी का वैल्यू भी क्या हो गया 11, ठीक। इसको देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिमिलर मैनर में क्या है, यहां पर एक वेरिएबल है जिसमें 10 अभी असाइन है, बी है अभी इसमें कुछ नहीं, गार्बेज वैल्यू असाइन है, ठीक। देखते हैं कैसे काम करता है। ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए में क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का काम क्या है, सबसे बाद में, उससे पहले असाइन। तो पहले क्या करेगा, ये असाइन कराएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। दैट मींस ए का वैल्यू क्या है, अभी 10 है, इस 10 को क्या करेगा, पहले बी में असाइन करा देगा। दैट मींस बी में पहले 10 स्टोर हो जाएगा, बी में क्या होगा, पहले 10 स्टोर होगा, उसके बाद क्या करेगा, ए का जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेगा, ए का वैल्यू अब यहां पर 11 होगा। तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से आएगा। प्रिंट में क्या है, परसेंटाइल डी, ए का वैल्यू तो 11 आएगा, लेकिन बी का वैल्यू क्या होगा 10 ही होगा। आई होप यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का बात समझ में आया होगा। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है। ध्यान देना, पहले इंक्रीमेंट क्या, दैट मींस पहले 10 का, यहाँ ए का वैल्यू 10 था, पहले इंक्रीमेंट क्या, प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट, दैट मींस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, ए का भी वैल्यू 11, और ये 11 क्या करेगा, बी में अब असाइन होगा, दैट इज बी इज इक्वल टू 11। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले असाइन करता है फिर क्या करता है, हमारा इंक्रीमेंट करता है। तो ए का वैल्यू 10 था, तो पहले 10 को असाइन किया बी में, दैट मींस बी में क्या आ गया 10 आ गया, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट किया, ए का वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया 11 हो गया। तो अब अगर हम इस तरह से क्या हो गया, ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 10, तो प्रिंट करा रहे हैं ए और बी को, आउटपुट क्या आएगा 10 एंड 11।
ठीक है, आई होप बात क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है एक बार बैक कीजिए फिर से देखिए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे काम कर रहा होता है, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन में यूज हो रहे होते हैं डीएसए का जब सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप स्पेस के लिए हम इसको इरेज कर सकते हैं अब। और जिसको भी कॉन्फिडेंट है अगर ये दोनों क्वेश्चन के ही हेल्प से सारे बन रहे होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस एक बार करें, उसके बाद पता चल रहा होगा कि कहां पर गलती हो रहा है कहां पर नहीं। वीडियो पॉज कीजिए, पहले एक बार सोल्व करके देखिए अपने से। ठीक है, अगर अपने से हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, फिर हम करा ही रहे होंगे। सारे अच्छे सारे क्वेश्चन है, इंटरव्यू का सारा क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन को देखें तो ये क्या कर रहा है, एबीसी तीन वेरिएबल क्रिएट करना है, ए बी सी। इनिशियली क्या है, तीनों में गार्बेज वैल्यू है, लेकिन अब जैसे हम असाइन करना शुरू करेंगे, ए में 5 असाइन होगा, बी में ए प्लस प्लस का वैल्यू असाइन होगा और सी में प्लस प्लस बी का वैल्यू असाइन होगा। तो ये दोनों में तो अभी गार्बेज ही रहेगा। उसके बाद कंप्यूटेशन, जो भी कंप्यूटेशन हो गया उसके बाद वैल्यू आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, इसमें स्टोर हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस प्लस। तो क्या करेगा, बी पहले क्या करेगा, बी में पहले वैल्यू असाइन होगा। क्या है ये, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट। तो ए का वैल्यू जो भी है वो क्या करेगा, बी में असाइन कर देगा। दैट मींस बी में क्या आ जाएगा, अभी 5, ए का वैल्यू 5 है तो 5 पहले इसमें आएगा, बी में क्या आ गया अभी हमारे पास 5। उसके बाद क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ए में इंक्रीमेंट होगा, पहले असाइन फिर इंक्रीमेंट, तो ए का वैल्यू क्या हो गया अब 6। इस स्टेटमेंट का काम कंप्लीट। अब सी में क्या आया है, सी इज इक्वल टू, अब कह रहा है प्लस प्लस बी कर दो। सी कह रहा है, अब देखो सी में क्या होगा, असाइन होगा प्लस प्लस बी। यहां पर क्या हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बी में वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। बी में वैल्यू अभी हमारे पास क्या है 5, तो ये पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ 6, अब ये 6 क्या होगा, सी में असाइन होगा। तो सी में वैल्यू क्या आ जाएगा 6, तो सी में भी अब क्या होगा, स्टोर होगा 6। तो इस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, एबीसी को प्रिंट कराना है। सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन ले रहे हैं, कैसे प्रिंट होगा, 6 6 6। वैसे नहीं लिया क्या होगा, 6 6 6, एक ही लाइन में आ जाएगा तीनों। तो तीनों के लिए वैल्यू क्या आ गया, हमारे एबीसी का वैल्यू क्या आ गया, 6 6 6। आई होप बात समझ में आ रहा होगा, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है। फिर से अगर देखें, पहले क्या करेगा, बी में वैल्यू ए का असाइन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो अभी अगर ए का वैल्यू 5 है तो बी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन 6, ए का वैल्यू अब 6 हो गया, लेकिन बी अभी क्या है 5 ही। अब जैसे सी के पास चलेंगे, सी में तो अभी कुछ नहीं है, ये क्या करा, प्री इंक्रीमेंट करो। प्री इंक्रीमेंट, तो बी का वैल्यू जो है उसमें पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन। तो पहले इंक्रीमेंट करो, बी का वैल्यू 5 है उसमें पहले इंक्रीमेंट करो, तो क्या आ जाएगा 6। अब इस 6 को सी में असाइन करो, तो सी भी 6 हो गया, बी भी 6 हो गया, ए भी 6 हो गया। दैट मीन्स ए बी सी तीनों क्या हो गया, 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। सिमिलर मैनर में अगर इस क्वेश्चन को देखें, अब क्या है, इंट में यहां ड्राइवर फंक्शन शुरू, फिर क्या है, ए और बी वेरिएबल, ए बी दो वेरिएबल, ए में वैल्यू 10 है, बी में कुछ स्टोर होगा ये कंप्यूटेशन होने के बाद। तो बी में क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 10। गॉट इट। तो यहां पर क्या काम हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस प्लस ए, यहां क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट पहले होगा ए में प्री इंक्रीमेंट हुआ मतलब 10 से बढ़कर क्या हो गया, ए का वैल्यू 11, ए का वैल्यू क्या हो गया 11। फिर चेक होगा 11 ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन क्या हमारे पास ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है ये क्या हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, तो यहां से आउटपुट क्या आ जाएगा, वो भूल नहीं जाना पीछे वाला रिलेशनल ऑपरेटर अभी तुरंत पड़े, तो रिलेशनल ऑपरेटर, ये कंडीशन ट्रू है तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, दैट मींस 1 और 0 आउटपुट देगा हमारे पास। ये क्या करेगा, हमारे पास 1 आउटपुट देगा और ये 1 क्या होगा, अब बी में स्टोर होगा। तो बी में क्या होगा, गार्बेज जो पहले था वो कट होगा, अब यहाँ पर क्या होगा 1 इस पर असाइन हो जाएगा। तो बी में अब क्या होगा 1 असाइन हो गया और हम आउटपुट में क्या किए, बी को प्रिंट कराएं, तो यहाँ पर इस हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए 1। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा लेकिन हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। प्लस प्लस 5 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट, दैट मींस ए में क्या, ए का वैल्यू अभी क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास अभी कुछ, सॉरी कुछ नहीं है, ये ए और बी दोनों में गार्बेज है। ए में क्या है, प्री इंक्रीमेंट हो गया, ए में क्या आ जाएगा 6, इसमें क्या आ जाएगा 10 के बाद, यानी कि पहले बी में क्या आ जाएगा 10 स्टोर हो जाएगा।
ये क्या होगा, गलत है, क्योंकि हम अभी शुरू में ही बताए थे ये क्या होता है हमारे पास स्टैटिक वैल्यू के साथ हम यूज नहीं कर रहे होते थे। ये जैसे हम स्टेटमेंट लिख रहे होंगे वहां पर हमारे पास क्या होगा, एरर आ रहा होगा। दैट मींस हम कांस्टेंट के साथ कभी भी प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज नहीं कर रहे होते हैं। गॉट इट? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेटर को यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चंस में एरर है कि हम ये यूज ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी नाम का दो वेरिएबल है, ए बी। ए में क्या है, 5 है इनिशियली, बी में भी कुछ नहीं, गार्बेज वैल्यू है। बी में कुछ भी आएगा स्टोर होगा कंप्यूटेशन होने के बाद। तो बी के लिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस फिर प्लस 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 ए। ये 3 प्लस नहीं है, ये क्या है, बीच में प्लस ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट मींस ये इंक्रीमेंट, ये प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, उसके बीच में अरिथमेटिक ये है। ठीक है, एडिशन का साइन है ये। हम इसको थोड़ा सा अगर सिंबल कर दें ऐसे, ये हमारा एडिशन का साइन है, ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो आप अगर प्रायोरिटी चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है हमें, प्री इंक्रीमेंट, उसके बाद अरिथमेटिक, फिर असाइन, फिर पोस्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनिशियली कैसे करेंगे, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो पहले क्या होगा हमारे पास प्री इंक्रीमेंट करना है, जहां जहां प्री इंक्रीमेंट है उसको पहले सोल्व करना है। प्री इंक्रीमेंट 5 है, तो 5 में अगर प्री इंक्रीमेंट एक बार यहां हुआ है तो 5 का वैल्यू बढ़कर क्या हो गया 6। गॉट इट? तो ए का वैल्यू अभी क्या है 6। फिर देखते हैं कहीं और प्री इंक्रीमेंट है क्या, पूरा जहां तक स्ट्रिंग गया है हमारे पास पूरे में ढूंढते हैं क्या है, कहीं पर भी प्री इंक्रीमेंट है। फिर दिखेगा आपको ये पोस्ट है, फिर ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट होने का मतलब पहले इसका काम करो। अब 6 हो चुका है, 6 से बढ़कर ए का वैल्यू क्या हो गया 7। ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री इंक्रीमेंट कर दिए, उसके बाद क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है, मतलब तीनों को ऐड करना है। तो ए का वैल्यू अभी क्या है 7, दैट मींस इस ए का भी वैल्यू 7, इस ए का भी वैल्यू 7, इस ए का भी वैल्यू क्या है हमारे पास 7। गॉट इट? तो ये तीनों क्या होगा, अब क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब ऐड होगा। पहले क्या होगा 7 3 जा 21, इसका वैल्यू जो 21 हुआ, अब वो क्या होगा असाइन होगा। वहां आप देख पा रहे हो प्रायोरिटी, पहले क्या है असाइन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा ये असाइन होगा इसमें। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, तो बी में क्या हो गया हमारे पास 21। उसके बाद क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो अब ढूंढेंगे क्या कहीं पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ढूंढेंगे। हाँ, यहां पर एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट है, किसमें, ए में पोस्ट इंक्रीमेंट है। ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 7 से बढ़कर 8। ठीक, तो ऐसे काम कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पर फाइनल आउटपुट पूछा जाए तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, ए और बी प्रिंट करना। ए फाइनली क्या हो गया हमारे पास 8 एंड बी फाइनली क्या हो गया हमारे पास 21। आई चैलेंज यू कि आप अपने क्लास में ये क्वेश्चंस को पूछ कर देख सकते हैं, आपको आउटपुट पता चल रहा होगा कितना स्टूडेंट सोल्व कर पा रहा है और आप कहां लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इस पर और एक दो प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह के प्रॉब्लम को एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, तो देखते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स को, इसको सोल्व करके देखते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, ए और बी, ए में 3 वैल्यू असाइन है, बी में भी क्या है कुछ नहीं तो गार्बेज वैल्यू असाइन है। ठीक, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या है, बी इज इक्वल टू, आप गौर से देखेंगे क्लियर हो रहा होगा प्रॉपर, क्या है हम यहीं पर करते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट हम क्या करते हैं, अब प्री इंक्रीमेंट को ढूंढेंगे। प्री इंक्रीमेंट यहाँ है, तो इनिशियली ए का वैल्यू 3 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से बढ़कर 4। तो ए का वैल्यू यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट के कारण क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो सब जगह ए का वैल्यू जहां जाए, अब क्या हो गया ए का वैल्यू 4 हो गया होगा, 4 3 जा क्या हो गया हमारे पास 12। तो ये 12 क्या होगा, अब 12 इसमें असाइन हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद क्या होगा बी में असाइनमेंट, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 12 और उसके बाद क्या करेंगे 12। उसके बाद देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट कहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट है यहाँ पर 4, एक बार यहाँ पर इंक्रीमेंट तो ये 5, फिर इंक्रीमेंट तो ये 6। तो फाइनली ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, बी का वैल्यू 12। तो अगर आउटपुट यहाँ पर देखा जाए तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 12। ठीक, एक्चुअली हम बैकस्लैश एन यूज नहीं किया, कॉमा किया है यहाँ पर यूज, तो कॉमा 12 ऐसे आउटपुट आ रहा होगा। ठीक, ये थोड़ा अब हम बताते हैं अपने एक ट्रिक कि कैसे हम सोल्व कर रहे होंगे। अब मुझे पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको, प्री इंक्रीमेंट का यूज करना है, तो हम बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए अब सोल्व कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढेंगे प्री इंक्रीमेंट कितना है, एक प्री इंक्रीमेंट है, तो इनिशियली जो हमारे पास वैल्यू है 3, उसमें एक इंक्रीमेंट करो दैट इज 4। अब क्या करना है अरिथमेटिक ऑपरेशन कितना बार कितने जगह ए का यूज हुआ 1 2 3 टाइम्स, तो 3 4 जा 12,
12 को असाइन करो। उसके बाद क्या ढूंढना है कि अब बी का वैल्यू 12 हो गया, ए का वैल्यू अभी 4 है, उसके बाद क्या ढूंढना है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या नहीं। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो कितना बार है, 1 2 2 टाइम्स पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब 2 से इंक्रीमेंट कर दो, दैट इज 4 + 2 6, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 12। तो आप एक दो प्रैक्टिस करते करते ये क्या हो जाएगा, आप इंटरनली भी कर सकते हैं, इतना कुछ करने का नीड भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फाइनली आउटपुट क्या हमारे पास निकला, 6 और 12। इस क्वेश्चन का देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी सिमिलर मैनर में वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 एंड बी का वैल्यू अभी कुछ नहीं, गार्बेज है। यहां ध्यान देना है कि बी अभी गार्बेज है, ए में ही असाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखते हैं कहां पर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू 4 है, उसमें देखते हैं प्री इंक्रीमेंट कितना है। प्री इंक्रीमेंट एक यहां पर है और फिर कहीं नहीं है, दैट मीन्स 4 का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर पहले क्या होगा 5, दैट मीन्स सब जगह यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, ये 20 क्या हो जाएगा, अब इसमें जाकर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। इस ए में क्या हो गया, अब ए में क्या आ जाएगा हमारे पास 20 स्टोर होगा, 5 4 जा 20, गॉट इट। तो इस 5 को कट कर क्या हो गया 20 स्टोर हो गया। अब क्या देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट कितना है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है 1 2 3, 3 टाइम्स पोस्ट इंक्रीमेंट, दैट मीन्स जैसे इस वाले का स्टेटमेंट यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा 21, फिर ये क्या हो जाएगा 22, फिर ये क्या हो जाएगा 23। तो फाइनली ए का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 23, और बी में कहीं कोई कंप्यूटेशन हुआ नहीं तो ये क्या हो जाएगा गार्बेज का गार्बेज ही रह जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट अगर इस वाले सिचुएशन में देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, पहले ए को प्रिंट कर रहे हैं फिर बी को। ए के लिए तो आ जाएगा हमारे पास 23 और इसके बाद कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा गार्बेज वैल्यू। सपोज अगर हम बैकस्लैश n यूज कर रहे हैं तो ये नीचे आएगा क्या, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू आ रहा होगा, कुछ भी आ सकता है, वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये था। अब हमारा आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हो रहा होगा कैसे प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे यूज करते हैं, उसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे यूज लगा रहे होते हैं। हम रिलेशनल ऑपरेटर भी, ऑपरेटर पर भी एक क्वेश्चन के ऑपरेटर कैसे यूज कर रहे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो आई होप और भी आपको अगर डीपीपीज मिल रहा होगा तो आप उसमें और भी अच्छे सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसको सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा और आई होप हो जाएगा। अभी इतना बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पर तो नहीं, डिक्रीमेंट पर एक करते हैं, सेम मैनर में डिक्रीमेंट भी काम करेगा, सेम ओवर प्री डिक्रीमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, असाइनमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक इस पर भी क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, दोनों कंबाइंड है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहां से और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर बेसिक ध्यान देना क्या है कि कैसे कैसे काम हो रहा होता है, उस पर क्या करना है, हमें फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए में इनिशियली 10 स्टोर है, बी में भी कुछ स्टोर नहीं है, सी में कुछ स्टोर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बी में क्या है प्री इंक्रीमेंट ए, बी में वो वैल्यू क्या होगा, बी में स्टोर करो प्री डिक्रीमेंट के साथ ए का। ए पहले ए का वैल्यू क्या हमारे पास 10 है, तो ये क्या होगा 10 में पहले प्री डिक्रीमेंट हुआ, 10 का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या होगा 10 से घटकर 9, और ये 9 को अब क्या करो बी में असाइन करो, दैट मींस बी में क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 9 स्टोर हो जाएगा। ऑफ कोर्स गार्बेज वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू को असाइन करके 9 यहां पर आएगा। ठीक, अब फिर ये स्टेटमेंट रन हो गया। फिर क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, कहता है क्या ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, कि बी का वैल्यू क्या करो ए में असाइन करो। तो ठीक है, हम बी का वैल्यू ए में असाइन करेंगे, बी का वैल्यू क्या है 9 है, 9 को बी में असाइन ए में असाइन करो, ऑलरेडी 9 है लेकिन ये 9 फिर से क्या आ जाएगा असाइन होकर 9 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है तो कोई अंतर है नहीं, तो ये इसमें असाइन हो गया। अब क्या कह रहा है, ये होने के बाद क्या करता है, बी में अब क्या करो, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकेंड स्टेप, बी में अब प्लस प्लस करो, बी में प्लस प्लस करो, दैट मीन्स बी को 10 करो, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट। सी, अब क्या है, सी इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, तो पहले क्या है प्री डिक्रीमेंट, तो कहता है पहले बी में क्या करो डिक्रीमेंट करो, बी का वैल्यू क्या हमारे पास 10, तो उसको क्या करो 1 से डिक्रीमेंट करो, ये फर्स्ट स्टेप काम है। तो ये क्या आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पर क्या हमारे पास 9 आ गया। अब इस 9 को क्या करो तुम यहाँ पर जाकर सी में स्टोर कर दो, तो सी में अब 9 स्टोर हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 9 हो गया, ये स्टेटमेंट भी रन। अब फिर क्या हो गया, बी में फिर क्या कर दो ए प्लस प्लस कर दो, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, दैट मीन्स पहले ए का वैल्यू क्या करो बी में असाइन करो, गॉट इट। ए का वैल्यू 9 है, उसको बी में असाइन करो। ठीक है, ए का वैल्यू 9 है, उसको क्या करो बी में, बी का भी ऑलरेडी 9 है तो इस 9 को 9 ही रहने देगा। ठीक है, तो बी में भी 9 असाइन हो गया।
अब क्या कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेप काम हो गया। अब क्या कर रहा है, ए में क्या करो, अब इंक्रीमेंट करो, ये सेकंड स्टेप है। ए में क्या करो, इंक्रीमेंट, तो ए का इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 9 से 10। तो हमारा फाइनल आउटपुट अगर देखा जाए, अब इसके बाद सारा स्टेटमेंट रन हो गया, प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट होगा तो कैसे होगा, ए बी सी, सपोज बैकस्लैश एन हम लिए हैं, ठीक है, तो नीचे नीचे हम लिखेंगे पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, फिर सी का। ए का वैल्यू क्या है 10, बी का वैल्यू क्या है 9 और सी का वैल्यू क्या है 9। तो हमारे पास आउटपुट इस सिचुएशन में क्या आएगा 10 9 9। आई होप आपको प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट के साथ अच्छे से खेलने अब खेल रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे टॉपिक्स में हम क्या कर रहे हैं, बिट वाइज ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वहां पर भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे कि बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट कैसे काम कर रहा होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में जो भी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे यूज होगा, और एक हमारे पास था टर्नरी ऑपरेटर, वो कैसे काम कर रहा था, उस पर एक दो प्रैक्टिस करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर से ही हम समझ रहे होंगे कि टर्नरी ऑपरेटर जब हमारे पास था तो हम इफ एल्स की ओर क्यों मूव किए फिर भी, क्योंकि वो भी तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। टर्नरी ऑपरेटर भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल ऑपरेटर है। जब कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास था है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों पढ़े, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रहे होंगे। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख रहे होंगे।